Students, today I will discuss about the topic Gauss law. बेसिकली गॉस लॉ का जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। बट अगर आप सपोज करिए कई सारे चार्ज पार्टिकल हो, एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हो, तो अगर हमको उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां पे गॉस लॉ हमारी बहुत हेल्प करता है। गॉस लॉ पढ़ने के पहले हमको दो चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम गॉस लॉ अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? फर्स्ट थिंग इज दैट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमको पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एंड सेकंड थिंग इज दैट गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो सबसे पहले मैं एरिया वेक्टर पे डिस्कस करता हूँ। जनरली हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है वो हमारा स्केलर होता है। सभी लोग कहते हैं कि एरिया जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। किसी भी जो हमारा शेप होता है, मान लो स्क्वायर हुआ या रेक्टेंगल हुआ, तो उसका जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। 12 आया, 13 आया, बट कभी कभी निगेटिव भी आ जाता है। तो निगेटिव आने का मतलब क्यों लिए होता है कि मान लो ट्राइंगल है, इसके 3 वर्सेस हैं, इसका हमने एरिया निकाला तो ये पॉजिटिव आया। कुछ केस में इसका एरिया निगेटिव भी आ सकता है। तो उसका मतलब क्यों ये हो सकता है कि उन पॉइंट्स को हमने कैसे कंसीडर किया है, क्लॉकवाइज कंसीडर किया है या एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया है। पॉइंट कंसीडर करने के तरीके पर समटाइम्स एरिया हमारा पॉजिटिव हो जाता है और समटाइम्स एरिया हमारा निगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एरिया निगेटिव हो गया। एरिया है बेसिकली पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव होने के पीछे का रीजन है कि हमने पॉइंट्स को कैसे कंसीडर किया है। बट समटाइम्स कभी कभी एरिया को हम लोग एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं? जैसे कि लिखा है समटाइम्स assuming vector corresponding to area is useful for calculation in physics। फिजिक्स में कुछ कैलकुलेशन को करने के लिए अगर हम एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट कर लें तो हमारी वो कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं, और उस केस में एरिया को हम एज ए एरिया वेक्टर ट्रीट करते हैं। कैसे? हमारे दो तरह के सरफेस हो सकते हैं। एक हमारा सरफेस होता है ओपन सरफेस, एक हमारा सरफेस होता है क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस क्या होता है? ओपन सरफेस 2D फिगर होते हैं, जैसे कि हमारा स्क्वायर हो गया, हमारा रेक्टेंगल हो गया, मतलब जिसके अंदर कुछ भी आ जा सकता है, वो हमारा ओपन सरफेस हुआ। क्लोज सरफेस क्या होता है? जैसे टेनिस की बॉल, कोई स्फीयर, जिसके अंदर कोई चीज जा नहीं सकती, वो हमारा क्लोज सरफेस होता है। क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? 3D फिगर भी बोलते हैं। हम ये हमारा प्लेन सरफेस है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे कंसीडर करेंगे? इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा इसके नॉर्मल मीन एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब ये जो हमारा प्लेन होगा इसके हमारा जो परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड, वो हमारा क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। अब मान लो ये हमारा हाथ है, इसका कुछ एरिया होगा। अब अगर हम इस साइड से देखें तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर आएगी, अगर इस साइड से उस साइड से देखें तो उसकी डायरेक्शन उधर की भी ओर जा सकती है। मतलब इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड भी होगी और इनवर्ड भी होगी, मतलब 2 डायरेक्शन होंगे। अगर कोई 2D फिगर होंगे तो वहां पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो 2 होंगी। अगर हम राइट हैंड से देखते हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ भी डायरेक्शन होगी और राइट हैंड भी की तरफ डायरेक्शन होगी। अगर हम सामने से देखते हैं तो फ्रंट की ओर भी डायरेक्शन होगी और इसके बैक में भी डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर होगी, लेकिन ये कंसीडर है। लेकिन अगर हमारा 3D सरफेस है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, वो हमेशा आउटवर्ड ही होगा और वन डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन हमारी अंदर की ओर नहीं होती है। और उसको हम लोग एन कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एन कैप बता रहा है इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द पेपर है। अब कोई एरिया वेक्टर है, एरिया है, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया वेक्टर इक्वल टू मॉड ए इनटू एन कैप। मॉड ए क्या बताता है? इस एरिया का मैग्नीट्यूड बताता है, और एन क्या बताता है? उस एरिया की डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द पेपर और आउटवर्ड। अगर हमारा
3D सरफेस है, अगर 2D सरफेस है तो उसकी दो दो डायरेक्शन होंगी। अब इस तरह से हम एरिया वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। एन एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इट्स एरिया। इसका जो हमारा एरिया आएगा, जो एरिया फाइंड करेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस तरह से हम एरिया वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं।